Hello students, once again I welcome you all in this online class, and in last video I had discussed about valuation of goodwill and methods of valuation of goodwill, and out of that method, first method we had discussed, that was average profit method. And in average profit method there was two methods for calculation. That one was simple average profit method and another one was weighted average profit method. Both the method I have discussed in last two videos, but today we'll see some question that how goodwill will be valued if unadjusted profit for the different year will be given in the questions. Means sometimes the profit of various years will be given in the question, but there will be requirement of some adjustment in that profit. ठीक है, ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, बट ये है कि अभी कुछ और एडजस्टमेंट ऐसी रह गई थी जिसके बारे में डिस्कशन करना है. तो मैंने बताया था कि बिफोर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर ऑल द ईयर्स. ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट. एंड फॉर एडजस्टिंग द प्रॉफिट I had told you that if there is any abnormal gain which have been already added in the profit, that will be deducted. Means किसी प्रॉफिट में, किसी ईयर के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन होता है तो एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं. ठीक है, एबनॉर्मल गेन में क्या आता है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. जैसे मान लो कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे प्रॉफिट होता है. तो इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम अमाउंट रिसीव होता है तो दैट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, वो रूटीन बेसिस पे नहीं होता है. इसी तरीके से कोई लॉटरी अमाउंट रिसीव किया गया है, लॉटरी अमाउंट रिसीव हुआ है, दैट इज आल्सो एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इनकम. तो अगर इस तरीके की इनकम किसी ईयर के प्रॉफिट में ऐड होती है तो हम सबसे पहले इसको क्या करते थे, डिडक्ट करते हैं. इसी तरीके से मैंने बताया था कि इन सम ऑफ द ईयर्स यू विल सी दैट एबनॉर्मल लॉस ऑलरेडी बीन डिडक्टेड. ठीक है, एबनॉर्मल लॉस if it has already been deducted from the particular year profit, then it will be added back. क्योंकि वैल्यूएशन, गुडविल के वैल्यूएशन करते टाइम एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट का पार्ट ही मानते हैं, इसलिए अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो हम उसको प्रॉफिट में दोबारा से ऐड करते हैं. इसी तरीके से मैंने बताया था कि कोई बिजनेस की नॉर्मल इनकम और नॉर्मल एक्सपेंसेस अगर छूट गए होंगे किसी पार्टिकुलर ईयर में कंसीडर करना, तो उसको भी ध्यान देंगे. जैसे मान लो किसी पार्टिकुलर ईयर में इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस नहीं किया गया, जबकि होता क्या है, ये बिजनेस की नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं और हर साल के प्रॉफिट निकालते टाइम सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, तो बिजनेस के सारे नॉर्मल एक्सपेंसेस को माइनस होने चाहिए. तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, नॉर्मल एक्सपेंस है. इसी तरीके से कोई सैलरी है, नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का. ठीक है, टेलीफोन चार्जेस है, नॉर्मल एक्सपेंस है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं. तो अगर ये सारे एक्सपेंसेस बोल रहा है किसी पार्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में से अगर माइनस नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी हमें एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट मिलेगा. इसी तरीके से अगर किसी ईयर में कोई नॉर्मल बिजनेस की नॉर्मल गेन या नॉर्मल इनकम प्रॉफिट में ऐड नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में उसको ऐड बैक करेंगे, यानी एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए. अब इसी तरीके से कुछ और एडजस्टमेंट है जिसको आगे कुछ क्वेश्चन में वो सारी चीजें हमको फेस करना पड़ेगा. जैसे मैंने अभी बताया कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, if suppose it is given that insurance premium of 2018 was not paid, means 2018 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो पेड नहीं किया गया था, तो हम क्या करेंगे, 2018 का जो प्रॉफिट दिया होगा उसमें से जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट होगा हम माइनस करके 2018 का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे. बट जनरली कभी कभी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एनुअल बेसिस पे दे दिया होता है. एनुअल बेसिस पे जैसे कहेगा कि एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बिजनेस इज ₹20,000. ठीक है, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या है, हर साल 20,000 होता है, हर साल 20,000 होता है. तो इसको ट्रीट करने का दो मेथड होता है. या तो अब जैसे मान लो 20,000 ये एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है और ये क्या है, हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, इसको प्रॉफिट में से माइनस करना चाहिए. तो जब एनुअल बेसिस पे दिया तो यानी हर साल के प्रॉफिट में से 20,000 माइनस होना चाहिए. अभी मैंने बताया, सिर्फ एग्जांपल लिया था कि 2018 का छूट गया तो 2018 पार्टिकुलर ईयर बोलेगा तो उस ईयर के प्रॉफिट में से हम 20,000 माइनस कर देंगे. बट जब बोलेगा एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम
तो एनुअल मतलब ये हर साल दिया जाता है, या कुछ और एक्सपेंस हो सकते हैं एनुअल बेसिस पे, ठीक है। तो वो एनुअल बेसिस पर अगर एक्सपेंस होंगे तो इसका मतलब कि हर साल के प्रॉफिट में से 20,000 माइनस किया जाए। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि अगर एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है तो हम हर साल के प्रॉफिट में से बार बार इसको 20,000 माइनस करने के बजाय क्या करेंगे, हम पहले जो भी प्रॉफिट दिया होगा उस प्रॉफिट को, यानी बाकी सारी अगर एडजस्टमेंट दिया होगा तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, या इसी तरीके से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इस तरीके की चीजें कंसीडर करने के बाद जो भी जितने, जैसे मान लो सपोज 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स का हम प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। 5 ईयर्स का जब एवरेज निकाल लेंगे, चाहे वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब उस एवरेज का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एवरेज का मतलब क्या है, 5 ईयर्स का अगर एवरेज निकल रहा है 30,000, तो इसका मतलब यही है ना कि हर साल 30,000 का प्रॉफिट होता है, ऑन एन एवरेज 30,000 का हर साल प्रॉफिट होता है। वही किसी ईयर में ज्यादा हो सकता है, किसी ईयर में कम, बट ऑन एन एवरेज 30,000। तो इसी एवरेज में से हम क्या करेंगे, बस एक बार एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम को माइनस कर देंगे, लेस करेंगे एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ये 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा जो 10,000, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, यही प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसी को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो मतलब यह क्या हुआ कि अगर किसी पार्टिकुलर ईयर का कोई नॉर्मल एक्सपेंस दिया है तो उस ईयर के एक्सपेंस से माइनस कर दो। अगर एनुअल एक्सपेंस कोई दिया हुआ है कि जो हर साल होता है तो हर साल के प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उस चीज को पहले इग्नोर करते हुए एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। जब एक बार एवरेज प्रॉफिट हर साल का निकल जाए, उसी एवरेज में से एक बार इसको माइनस कर दो। तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि हर साल का जब इतना प्रॉफिट है तो हर साल के प्रॉफिट में से 20,000 माइनस हो गया। तो ये हमारा एक्चुअल में जो एवरेज प्रॉफिट बचा है, ठीक है। तो इसको हम हर साल के प्रॉफिट में से भी माइनस कर सकते हैं, इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट में से भी एक बार माइनस कर सकते हैं, ठीक है, ये एडजस्टमेंट। इसी तरीके से सम टाइम्स यू विल सी दैट some of the revenue expenditure, or you can say some of the capital expenditure may have been charged as capital revenue expenditure, ठीक है। जैसे पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना, कि कुछ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। जैसे मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मेजर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। बिल्डिंग में जब मेजर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे मान लो बिल्डिंग टिल नाउ इट वाज 2 स्टोरेज बिल्डिंग, अब उसमें वी आर कंस्ट्रक्टिंग 1 मोर स्टोरेज, ठीक है। तो वहां पे फिर क्या है, एक नया फ्लोर बनाने के लिए ऑब्वियसली जो हमारे एक्सपेंस होंगे वो कैसे एक्सपेंस होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि एनी एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर बिल्डिंग में नया कंस्ट्रक्शन करा करके उसकी वैल्यू एड ऑन की जा रही है तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट हम उस प्रॉफिट को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया होगा तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में हम उसको दिखा दिए होंगे, और प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे तो इसका कंसिक्वेंस प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा कि उस ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, उतने अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि डेबिट साइड में कोई भी आइटम हम लिखते हैं तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। इसी तरीके से कोई भी आइटम हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो जितना क्रेडिट साइड ऐड करते जाएंगे उतना ही नेट प्रॉफिट क्या है, ऐड होता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेडिंग के साथ भी है, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, डेबिट साइड में जितना अमाउंट ऐड करते जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट उतना कम होता जाएगा। तो कभी कभी ऐसी मिस्टेक की ऐसे जनरली क्वेश्चन में भी आते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के एडजस्टमेंट 90% क्वेश्चन में इस तरीके के दे दिया होता है जब एडजस्टेड प्रॉफिट दिया होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बट उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया होता है। तो इसको करेक्शन हमें क्या कैसे करना चाहिए, हम फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हैं, फाइनल अकाउंट पढ़ने में भी इस तरीके की एडजस्टमेंट ट्रीट कर चुके हो। तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ट्रीट किया गया होगा तो उस ईयर का प्रॉफिट उतना माइनस हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, उस ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था और वो उस साल के प्रॉफिट में से नहीं माइनस करना था। पहली चीज मिस्टेक थी
प्रॉफिट में से माइनस हो गया था, इसलिए उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। इसी तरीके से अब जब नया एक्सपेंडिचर जो किया है वो एक तरीके से एसेट्स हो गया, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में जाना चाहिए। तो अब एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो उस बढ़ी हुई वैल्यू पे भी क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है। तो अगर फर्म में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो एसेट्स पे चार्ज होने वाला डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन इट इज प्रोवाइडेड ऑन ईयरली बेसिस, ठीक है, हर साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड दिस डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मान लो 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल में कह रहा है कि बिल्डिंग वाज परचेज्ड या मेजर प्लांट रिपेयर, मेजर प्लांट रिपेयर ऑफ रुपीज 1 lakh was charged as revenue expenditure. Depreciation was to be provided at the rate 10% per annum on straight line method. Straight line method, ठीक है। अब ये मान लो ईयर भी लिख देते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है। क्या दिया, ऑन 1 अप्रैल 2016 मेजर प्लांट रिपेयर ऑफ रुपीज 1 lakh वाज चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेजर प्लांट रिपेयर था 1 lakh का, क्या कैसे चार्ज कर लिया गया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी प्रॉफिट में से माइनस कर दिया गया होगा, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस किए जाते हैं। इसी तरीके से, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था नहीं, वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से कह रहा है कि वो चूंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एसेट्स बढ़ रही थी, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना था, फर्म का ये रूल था या उसने ये प्रोवाइड करना था। डेप्रिसिएशन वाज टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हमारा जो प्लांट था जिसकी वैल्यू बढ़ेगी उस पर 10% का डेप्रिसिएशन हर साल लगाना था। तो जो 2016 में जो प्लांट की वैल्यू बढ़े या प्लांट नया आया उस पर 10% का डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ना, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट से माइनस होता है। तो ये 1 लाख तो गलती से माइनस हुआ था, तो हम क्या करेंगे 2016 के प्रॉफिट में 1 लाख सबसे पहले ऐड कर देंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। बट इस 1 लाख पर 10% जो डेप्रिसिएशन लग रहा है साल भर का, वो उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2016 का जो प्रॉफिट दिया था, सपोज ये मैं दिया था 1,80,000 और 2017 का जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये हमें दिया है 2 लाख, ठीक है। अब इसमें एडजस्टेड अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, 2016 के प्रॉफिट में से 1,80,000 में से क्या करना होगा, सबसे पहले 1 लाख को ऐड कर देना होगा। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज किया गया, जबकि ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो 1 लाख को ऐड बैक करेंगे, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब मैं एडजस्टेड निकाल रहा हूँ यहीं पे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये मिला करके टोटल कितना हो गया, 2,80,000। बट अब कह रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। डेप्रिसिएशन देखेंगे कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज दैट यहाँ पे ईयर एंड अगर 31 मार्च है, 31 मार्च है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017 को लगेगा, ईयर एंड वही होगा। तो 31 मार्च 2017 पे टोटल अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। तो 1 लाख पे 10%, जितने की वैल्यू का एडिशन हुआ है उसका 10%, कितना आ गया 10,000। 10,000 इस ईयर के प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन। या इस तरीके से अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, 2016 का प्रॉफिट 1,80,000 लिखो, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कितने का था, तो 1 लाख
ठीक, ये हमारा 2,80,000 हो गया था। अब इसमें से लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 1 लाख का 10%, 10,000। अब ये हमारा इस ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो गया, 2,70,000। अब 2017 के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, 2017 का जो प्रॉफिट है दैट इज 2 लाख। अब जो हमारा यहाँ पे प्लांट आया, जो 10% का पर एनम डेप्रिसिएशन है, वो इस ईयर में लगा, अगर 16 मार्च 17 पे लगा है तो अगला ये मार्च 16 है, ठीक है, ये हमारा ये 15 मंथ है, ठीक है। तो 16 के प्रॉफिट में जो चीजें अफेक्टेड थी, तो क्या किया हमने, सीधे यहाँ पे उसको जो यानी मार्च 16, अप्रैल 15 था तो मार्च 16 उसमें एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। यानी उस ईयर का अप्रैल 15 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2016 तक, तो 16 के प्रॉफिट में से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड किया और डेप्रिसिएशन। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख में से अगेन वो जो हमारा प्लांट है वो अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो 10% हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो अगले साल सिंपली जाएंगे लेस 10%। अगर अगेन 12 मंथ का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, लेस 10% डेप्रिसिएशन 10,000, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1,90,000। इसी तरीके से मान लो 2018 होता है, 19 होता है, तो हर साल जाकर के वो 10% का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते रहते हैं। अब यहीं पे देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि डेप्रिसिएशन वाज टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। चेंज कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। दोनों मेथड आप लोगों को आता होगा। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड you all have studied in class 11 in depreciation chapter, ठीक है। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है, डिक्रीज, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज करती है, और हर साल के ईयर के बिगिनिंग यानी एसेट्स के हर ईयर के बिगिनिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज रिड्यूस्ड बैलेंस, ठीक है, रिड्यूस्ड बैलेंस होता है। अब अगर मान लो यही इसमें डिफरेंस क्या आएगा, 10% पर एनम अगर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड बोल रहा है, ठीक है। अब यहीं पे मैं ये डेट भी चेंज कर देता हूं, ऑन 30 सितंबर 2015, ठीक है, मेजर प्लांट रिपेयर। अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ से, ठीक है ना। ऑन 30 सितंबर मेजर प्लांट रिपेयर 1 लाख वाज चार्ज्ड एज रेवेन्यू, 10% बोल रहा है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड पे। तो हम 2015 जो सितंबर में आया है, ठीक है, उसको जब हमने परचेज किया गया तो वो 2016 के प्रॉफिट में वो चीजें क्या की गई है, माइनस की गई हैं। तो हम यहाँ निकालेंगे 2016 में सबसे पहले प्रॉफिट दिया था 1,80,000, जो गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू माना गया था उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। 1 लाख रुपीज ऐड कर लिया, कितना हो गया, 2,80,000। अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो माइनस करना होगा इस ईयर के प्रॉफिट में से। तो 10% निकालना है कितने मंथ का, अब सितंबर 2015 में हुआ है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर से काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च 16 तक जाएंगे तो कितने मंथ का हो रहा है, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो 10% निकालेंगे इस पर 10,000 और 6% यानी उसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000, ठीक है। तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन एट द रेट लिखो 10%, ठीक है ना। ब्रैकेट में 6 मंथ भी दिखा सकते हैं, तो कितना आया था, 5,000। ये हमारा प्रॉफिट हो गया, इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2,75,000, ठीक है, 2,75,000। ये इस ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। अब जब आएंगे 2017 में तो फर्क क्या पड़ेगा, 2017 का प्रॉफिट कितना दिया है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। अब इस ईयर का कुछ एडजस्टेड बोला नहीं है, बट ये है कि जो डेप्रिसिएशन लगना है वो इस ईयर में भी प्लांट पड़ा होगा तो वो डेप्रिसिएशन फिर से लगेगा। अब ये बताओ, यहाँ तो 6 मंथ का लग रहा था क्योंकि सितंबर में यानी 30 सितंबर को खरीदा गया, यानी अक्टूबर से काउंट हुआ। यहाँ तो पूरे साल में 2017 में पूरे साल में वो प्लांट था, पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। बट किस वैल्यू पे लगेगा, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। यानी अब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड कैसे पता लगेगा,
1 लाख की ओरिजिनल कास्ट थी, लेस डेप्रिसिएशन इन 2016। 2016 को कितने का डेप्रिसिएशन लग गया था? 5000 का। तो अब ये हमारे पास कितना बच गया है? ठीक है, 95,000। अब ये रिमेनिंग वैल्यू यही है, 95,000 पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। तो कितना आएगा पूरे साल का? 99,500 लेस डेप्रिसिएशन 9,500 00। ठीक है, ये हमारा हो गया 1,90,500। ठीक है, 1,90,500। इसी तरीके से ये हमारा इस ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरीके से एक एडजस्टमेंट और क्वेश्चन में दिया होगा, उसको भी देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखो, यहाँ समझने वाली बात एक बात क्या थी कि यहाँ पे पहला जो मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो हर बार ओरिजिनल कास्ट पे 10% निकाल लेते। तो यहाँ पे भी 10,000 माइनस किया था डेप्रिसिएशन 2016 में भी, 2017 में भी 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस किया था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर बार ओरिजिनल कास्ट पे कैलकुलेट होता है और अमाउंट सेम होता है। लेकिन जब रिटन डाउन वैल्यू मेथड हुआ तो फर्स्ट ईयर में हमारा कितना था? 10% 1 लाख पे कैलकुलेट किया। ये अलग बात है कि 6 मंथ का लगाना था, तो ओरिजिनल कास्ट पे ही लेकिन कैलकुलेट किया था, उसको 6 मंथ में कन्वर्ट किया था। जब आगे वाले ईयर में गए 2017 में, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब इस ओरिजिनल कास्ट में से इससे पहले वाले ईयर तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया। तो अभी एक बार लगा था 5,000 माइनस किया, 9,500 की वैल्यू बच रही थी, उस पे हमने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया और वो अगले ईयर में माइनस कर दिया। सपोज 2018 भी दिया होता तो 18 में जाते, 18 के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते। कैसे? 1 लाख में से अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 1 लाख में से पहले साल में 5,000 लगा, दूसरे साल में हमारा कितना लग गया? 9,500। तो यानी 9,500 प्लस 5,000 14,500। तो 1 लाख में से 14,500 माइनस करते, जो बैलेंसिंग अमाउंट बचता उस पे हम 10% निकालते और 2018 के प्रॉफिट में से माइनस करते। आई होप कि चीजें समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे देगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, 2016 में प्रॉफिट तुम्हारा दिया है 30,000, 2017 में प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 50,000। ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक of 2016 was overvalued rupees 5,000। क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2016 वाज ओवरवैल्यूड ऑफ रुपीज 5,000, यानी गलती से 2016 का क्लोजिंग स्टॉक था वो 5,000 ओवरवैल्यूड कर दिया गया था, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया गया था। अब सबसे पहले मैंने बताया कि लॉजिक तुरंत देखोगे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। विच साइड? डेबिट और क्रेडिट। तो क्लोजिंग स्टॉक इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैंने बताया कि क्रेडिट साइड में चाहे गलती से चाहे जानबूझकर जितना क्रेडिट साइड में हम अमाउंट बढ़ाते जाएंगे या एडिशनल रिकॉर्ड करते जाएंगे, क्रेडिट साइड बढ़ाते जाएंगे, उतना तुरंत हमारा प्रॉफिट क्या बढ़ता जाएगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो गलती से जितना क्रेडिट साइड में एक्स्ट्रा ओवर वैल्यूड हुआ है, कंफर्म है कि 2016 का प्रॉफिट उतने से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जैसे जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये देख लो, ट्रेडिंग का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो सपोज दैट ये ओपनिंग स्टॉक है, कितना ओपनिंग स्टॉक मान लो 10,000 का। ठीक है, इसी तरीके से परचेज दिया हुआ है, परचेज दिया है 20,000। ठीक है, इसी तरीके से हमको वेजेस दिया हुआ है 2 वेजेस। ठीक है, ये भी हमारा 10,000। क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ है? जैसे
ये तो टू साइड होता है, बाय सेल्स दिया हुआ है, सेल्स 50,000, इसी तरीके से बाय क्लोजिंग स्टॉक ये हमें दिया हुआ है 10,000। ठीक है, अब प्रॉफिट निकाल के देखेंगे तो कितना हो रहा है 60,000 ये क्रेडिट साइड में टोटल, और ये हमारा 20, 10, 30, 40 यानी कि ग्रास प्रॉफिट कितना बन रहा है 20,000, ये हमारा 60 हो गया। ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब गलती से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 से बढ़ा करके 20,000 करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे 10,000 के बजाय मैं कितना लिख दे रहा हूँ 20,000। अब इस साइड का टोटल कितना हो जाएगा, ये 70,000 टोटल होगा। अब 70,000 में से, अब ये तो इस चीज को अभी ध्यान नहीं देंगे, अब 70,000 में से हमारा कितना 40,000 माइनस करेंगे, ठीक है, 20 + 10 + 10, तो 70,000 में से 40,000 गया, तो अब ये प्रॉफिट कितना दिखेगा उस केस में 30,000। क्या समझ में आया, 10,000 क्लोजिंग स्टॉक था तो 20,000 का प्रॉफिट आ रहा था। जैसे ही 10,000 से 10,000 मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक 10,000 बढ़ा दिया, 10,000 की जगह 20,000 कर दिया, तो प्रॉफिट भी हमारा 20 से 30,000 यानी 10,000 का इंक्रीज कर गया। तो मतलब जितना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ दिखाई देगा उतना प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और गलती से ओवर वैल्यूड हुआ था तो 5,000, इसका मतलब कि ये जो प्रॉफिट है वो उस साल का बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए माइनस करना चाहिए। और इसका इफेक्ट सिर्फ 1 ईयर में नहीं होगा, अगले ईयर में भी इसका इफेक्ट जाएगा। कैसे जाएगा, बिकॉज ऑल द क्लोजिंग स्टॉक आर ट्रीटेड एज ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो अब जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, ये तो मान लो 16 का था, समझ में आ गया, 16 को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5,000 क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो उस साल के प्रॉफिट में से 5,000 माइनस कर दो। अब आगे 2017 में इसका क्या इफेक्ट गया होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दिया होगा, यानी जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ 5,000 बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था, वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा ना। अब गलती से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ था तो इसका मतलब गलती से ओपनिंग स्टॉक भी 5,000 से बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब जब किसी ईयर में डेबिट साइड में बढ़ा हुआ अमाउंट दिखाई देगा तो उतने अमाउंट से क्या होगा, ग्रास प्रॉफिट उतने अमाउंट से कम दिखाई देगा। जैसे क्रेडिट साइड में ज्यादा लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डेबिट साइड में हम ज्यादा लिखेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यानी अगले साल जब 2017 में जाएंगे तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक 5,000 से बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जब ओपनिंग स्टॉक 5,000 से बढ़ा हुआ दिखाई देगा तो उस साल के प्रॉफिट यानी कि क्या दिखाई दे रहा होगा, कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यानी डेबिट में बढ़ा हुआ अमाउंट दिखेगा तो उतने से ग्रास प्रॉफिट क्या होगा, कम दिखाई दे रहा होगा। इसलिए ग्रास प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी प्रॉफिट 5,000 बढ़ा देंगे। जिस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है उस ईयर में से माइनस करो प्रॉफिट, और जिस ईयर में ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया उस ईयर का प्रॉफिट में उतना अमाउंट ऐड कर दो, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ गए होगे मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब 2016 में हम क्या करेंगे, ये 5,000 को 2016 के 5,000 को लेस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, तो हमारा ये एडजस्टेड हो जाएगा 25,000। इसी तरीके से 2017 में 50,000 रुपीज जो दिखाई दे रहा है, ओपनिंग स्टॉक अगर गलती से बढ़ा हुआ रहेगा तो प्रॉफिट कम हुआ था, इसलिए प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया। ये कितना हो गया 55,000। ठीक है, 55,000। ठीक है, ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अगर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब सीधे हम बुक का क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इससे और क्लियर भी। Find the goodwill of a firm on the basis of 2 years purchase of weighted average profit of the last 4 years. प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years वेयर दिया हुआ है, प्रॉफिट 4 साल का दिया हुआ है। नीचे दिया है द वेट्स असाइंड वेयर 1, 2, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। जो वेट इनको प्रोवाइड करना था वही 1, 2, 3, 4 देना था। क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो भी हम 1, 2, 3, 4 ही प्रोवाइड करेंगे। वेट के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। इसी तरीके से ऑन सिक्योरिटी इट वॉज फाउंड, ऑन स्क्रूटिनी इट वॉज फाउंड दैट, क्या पाया गया, ऑन 1 जनवरी 2018
हैवी रिपेयर मेड ऑन प्लांट अमाउंटिंग टू 8,000 वाज चार्ज्ड टू रेवेन्यू अकाउंट। कह रहे प्लांट का हैवी रिपेयर हुआ था जिसको क्या मान लिया गया था, रेवेन्यू अकाउंट मान लिया गया था 8,000 का। जबकि हैवी रिपेयर क्या होता है, एसेट का हैवी रिपेयर रेवेन्यू नहीं बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यानी कि उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस किया जा चुका होगा, रेवेन्यू माना गया है तो 8,000 ऐड बैक करेंगे। इसी तरीके से द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कंप्यूटेशन। आगे बोल भी रहा है कि गुडविल कंप्यूटेशन के लिए इस 8,000 को हमको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मानना है, ठीक है ना। ये क्लियर बोल भी दिया है कि उसको 8,000 को कैपिटलाइज्ड वैल्यू मानना था, कैपिटल नेचर का मानना था हमको, लेकिन गलती से रेवेन्यू अकाउंट माना गया है। कह रहा दिस इज सब्जेक्ट टू 10% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। इस पे डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से लगाना था, मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर बी पॉइंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 एंड 2019 वेयर ओवर वैल्यूड बाई ₹1,000 एंड ₹2,000 रेस्पेक्टिवली। 2017 का क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो गया था, 2019 का क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो गया था, ओवर वैल्यूड हो गया था। इसी तरीके से टू कवर द मैनेजमेंट कास्ट, सी पॉइंट है, टू कवर द मैनेजमेंट कास्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹3,000 शुड बी मेड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। क्या बोल रहा है, एनुअल चार्ज ऑफ ₹3,000। मैंने अभी बताया कोई भी एनुअल चार्ज देगा यानी वो हर साल के प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए, लेकिन दूसरा ऑप्शन मैंने बताया हर साल के प्रॉफिट में से मत माइनस करो, एवरेज हम प्रॉफिट निकाल लें, उसमें उस एवरेज में से बस एक बार वो एनुअल चार्ज माइनस कर दें तो इफेक्ट वही रहेगा। इसलिए यहाँ पे एनुअल चार्ज बोला है तो यानी हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उस एवरेज में से 3,000 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है उसको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है 16, 17, 18 एंड 19। एक टेबल बना के करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो सकता है। बट ये टेबल जरूरी नहीं है, वर्किंग नोट का पार्ट है ये। हम चाहें तो रफली भी निकाल सकते हैं। 2016, 2017, 2018, 2019। जितनी बेटर प्रेजेंटेशन होगी एग्जाम में मार्क्स उतने अच्छे मिलने के चांस हमेशा रहते हैं। अब इसमें देखो जो प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, 16 का प्रॉफिट 20,000, ठीक है, 17 का 30,000, इसी तरीके से 18 का 25,000 और हमारा 19 38,000, ठीक। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखो किस ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि पहले स्टार्टिंग से फाइंड आउट करते हैं कि 16 में कुछ दिया है कि नहीं। तो 16 से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं है, सीधे बोल रहा है 17 की एडजस्टमेंट दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 वाज ओवर वैल्यूड बाय 1,000। क्लोजिंग स्टॉक जो था 2017 का ओवर वैल्यूड हुआ था। तो अभी जो मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया था उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, किसी ईयर का 2017 का अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो मतलब 2017 का प्रॉफिट उस ओवर वैल्यूड स्टॉक से बढ़ा हुआ होगा। क्लोजिंग स्टॉक जब भी बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। हम क्या करेंगे, एडजस्ट करने के लिए लेस कर देंगे, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना 1,000, ठीक है, 1,000 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, 2,000। इसी तरीके से और किसी में क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं है, हम इसीलिए क्या करेंगे, इसको टोटल कर देते हैं। ये हमारा 20,000, ठीक है, ये हमारा लेस करना है तो हो गया 29,000, ये हमारा 25,000 और ये हमारा 38,000, ठीक है। इसी तरीके से आगे बोल रहा है, अब तुरंत ध्यान में रहे कि जिस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट हुआ होगा अगला ईयर भी कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो यहाँ प्रॉफिट ज्यादा था। अब यही 1,000 का यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 2018 भी अफेक्ट करेगा तुरंत। 2018 का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका क्लोजिंग स्टॉक इसका ओपनिंग हो गया। ओपनिंग स्टॉक बढ़ने का मतलब प्रॉफिट कम शो कर रहा है, ये प्रॉफिट कम शो कर रहा है।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, उतना प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, यानी इसका यहाँ ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो प्रॉफिट में से माइनस होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा तो उस ईयर के प्रॉफिट में ऐड होगा, कितना 1000 ऐड हो जाएगा, बाकी कोई कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये 20,000, ये 29,000 और ये हमारा ऐड हो गया 26,000 और ये हमारा 38,000, ठीक है। इसी तरीके से और कोई एडजस्टमेंट, अब फिर से कह रहा है 2000, हाँ 16 का गया 17, 18 से रिलेटेड अब क्या एडजस्टमेंट बोल रहा है, 18 से रिलेटेड। अब देखो सीधे बोल रहा है 18 में कि ऑन 1 जनवरी 2018 हैवी रिपेयर मेड ऑन प्लांट अमाउंटिंग टू 8,000 वाज चार्ज्ड टू रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है ना। गलती से 2018 के प्रॉफिट में से चार्ज कर लिया गया था 8,000, प्लांट वाला होना नहीं चाहिए था, तो हम ऐड बैक करेंगे, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखना इसको, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था इसलिए उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है ना। 8,000 मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं अभी, ठीक है। $20,000, 29,000 और ये हमारा ये ऐड कर लेंगे तो ये 34,000, 38,000, ठीक है। मार्कर की कम है बट दिख रहा होगा आई थिंक। इसी तरीके से अब जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो हमने इसको ऐड बैक कर दिया, बट इस ईयर में इसका डेप्रिसिएशन तो लगना था ना, डेप्रिसिएशन बोल रहा है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 10% लगाएंगे, यही 8,000 की वैल्यू थी, तो 8,000 का पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस तो होगा, ठीक है ना। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। इस ईयर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं, इस ईयर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं, यहाँ डेप्रिसिएशन होगा। कब खरीदा है, 1 जनवरी 2018 को। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कि हमारा कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है, ईयर नहीं दे रहा है कि ईयर हमारा कब क्लोज हो रहा है, तो ईयर नहीं दे रहा है, 1 जनवरी से दिया हुआ है, तो इसका मतलब जनवरी से दिसंबर वाला ईयर है, कैलेंडर ईयर है, ठीक है ना। 1 जनवरी को परचेज किया, यानी कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिसंबर 2018 में जाएंगे, तो दिसंबर 2018 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो पूरा जनवरी से दिसंबर तक 12 मंथ का, तो सीधे सीधे 10% निकालेंगे, तो 8,000 की वैल्यू का एडिशन हुआ था, 8,000 पे 10% निकालेंगे 800। अब ये बताओ 2019 में भी डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए कि नहीं, माइनस होना चाहिए। जितना आगे ईयर रहेगा, जब तक प्लांट सेल नहीं करेगा तब तक हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 10% पर एनम बोला है हर साल, तो 10%। अब ये 10% देखेंगे अगले साल में यही 8,000 पे निकालेंगे 10%, या 8,000 में से 800 डेप्रिसिएशन माइनस करके उस बची हुई वैल्यू पे निकालेंगे। तो मेथड हमारा कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कास्ट पे निकलता है, तो इस पे 10% निकला था, नेक्स्ट ईयर में भी इसी पे 10% निकलेगा, तो 800, यानी इस ईयर का डेप्रिसिएशन भी 800। बट ध्यान रखना, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8A है, 8A में हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में पहले साल में जो डेप्रिसिएशन आएगा, वैल्यू में से उस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करना, बची हुई वैल्यू पे ही, रिमेनिंग वैल्यू पे नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना। क्वेश्चन नंबर 8A में रिटन डाउन वैल्यू मेथड दिया है, देख लेना। $20,000, 29,000, इसी तरीके से ये माइनस करना है तो आ जाएगा 33,200 और ये हमारा 37,200, ठीक है। और कुछ बच रहा है, हाँ 2019 का भी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ था। 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जिस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पे किया था, ठीक है ना। लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2019 का दे रहा है कितना, 2,000, ठीक है। अब इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा 2020 में, ध्यान रखना। जैसे इसका इफेक्ट यहाँ आया था
अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। बट 2020 हमें दिया ही नहीं है, दिया होता तो हम अगले साल 2000 जाकर के प्रॉफिट में ऐड करते, लेकिन नहीं दिया तो छोड़ देंगे। इस ईयर का प्रॉफिट बस बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था, हमने माइनस कर दिया। तो ये 20,000, इसी तरीके से 29,000, ये हमारा 33,200 और ये हमारा माइनस करेंगे तो 35,200, ठीक है, 35,200। अब ये हमारा सारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, ठीक है। प्रॉफिट को नोट कर लेते हैं यहाँ पे, कितना 20,000, इसी तरीके से 29,000, ठीक है, 33,200 और 35,200। अब हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए मैंने टेबल बताया था, यहाँ पे ईयर लिखूं, प्रॉफिट, फिर क्या था वेट, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला था। प्रोडक्ट फर्स्ट ईयर हमारा 2016 था, फिर 17 था, 2018 और 2019। 20 का एडजस्टेड प्रॉफिट 20,000, 16 का, 17 का एडजस्टेड प्रॉफिट 29,000, 17 का एडजस्टेड प्रॉफिट 33,200, 19 का एडजस्टेड प्रॉफिट 35,200, ठीक है। वेट देना है 1 2 3 4, सबसे लेटेस्ट ईयर को हम सबसे ज्यादा वेट देते हैं, सबसे पीछे वाले ईयर को सबसे कम वेट देते हैं। तो 2016 सबसे पुराना ईयर है, उसको 1 देंगे, उससे पहले वाले ईयर को 2, उससे लेटेस्ट ईयर को 3, बिल्कुल लेटेस्ट ईयर को, प्रीवियस को हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा वेट देंगे 4। अब प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉफिट वेट को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले बताया जा चुका है। 20,000, ठीक है, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 58,000, ठीक है। इसी को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99,600, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,40,800। हमको क्या करना होता है, प्रोडक्ट और वेट दोनों का टोटल करना होता है, 0 0। 3,18,400, इसका 4,3,2,10 हो गया, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, कितना है। अच्छा एक चीज और, हाँ ठीक है, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। 3,18,400, ठीक है। इसमें से इससे टोटल वेट हमारा 10 आया है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 31,840। अब ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक एनुअल एक्सपेंसेस था, ठीक है ना। एनुअल एक्सपेंस मैंने कहा था एवरेज प्रॉफिट आ जाए उसमें से एनुअल एक्सपेंस माइनस कर दो, हमने हर साल के प्रॉफिट में से वो माइनस नहीं किया था। एनुअल चार्जेस दिया हुआ था 3,000, ठीक है ना, शुड बी मेड फॉर वैल्यू गुडविल वैल्यूएशन, कह रहा है एनुअल चार्ज जो कंसीडर करना था 3,000 का। तो ये एवरेज प्रॉफिट आया, उसी में से लेस एनुअल चार्ज, ठीक है ना, कितने का, 3,000 का। इसमें से 3,000 माइनस कर देंगे तो सीधे हमारा हो जाएगा 28,840। अब ये हमारा एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट आ गया,
एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 28,840। अब इसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में कितना दिया है? पहली लाइन में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 2 years परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। $57,680। क्वेश्चन में आंसर यही है 57,680। ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं दिया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सारे ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा, देन एडजस्टेड प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी सारा मेथड सेम होगा। ठीक है। आज के लिए अगेन यही। अब कल से हम अब जो भी चीजें इसमें बची थी वो डिस्कस आज हो चुकी हैं, इसलिए अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।